हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमने कैसे निकाला था, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला था। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये मान लो आपके पास में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि एक तो ये न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेगा और एक अपनी ही एक्सिस पर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करता है तो क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और जब ये न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है तो क्या होगा, इसके अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से करता है जैसे हम मान ले सन है। ठीक है, तो सन के चारों ओर क्या हो रही है, अर्थ जो है वो क्या कर रही है, सन के चारों रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो अर्थ अपनी भी एक्सिस पर रिवॉल्व करती है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। इसी तरीके से क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इससे ऑर्बिटल मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऑर्बिटल मोशन होगा। ठीक है, और इस ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम म्यू एल से डिनोट कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर कर रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, स्पिन मोशन। और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसे हम म्यू एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये हमने बता दिया था कि इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की, bm पर मैग्नेटॉन। तो 1 bm इज इक्वल टू, क्या बताया था आपको, 1 bm इज इक्वल टू होता है EH/4πmc। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास में 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके बराबर हो गया हमारा, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसे हम म्यू एल प्लस म्यू एस बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया हमारा स्पिन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने पहले देख रखा था। अब हम ये देखते हैं कि सीरीज में 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। तो 3D सीरीज और 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, तो पहले हम 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं। तो 4D और 5D सीरीज में जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों की वजह से ही मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ऑर्बिटल और स्पिन दोनों ही इसके अंदर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ऑर्बिटल प्लस स्पिन दोनों ही इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में निकला वो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू एस प्लस एल, स्पिन भी है और ऑर्बिटल भी है, इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा किसके कारण हो गया, स्पिन के कारण, और ये हमारा हो गया है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। और ये हो जाएगा हमारा bm बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट आ गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर S जो है वो क्या होता है हमारा, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। S क्या है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, और L होता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए निकाला फॉर्मूला, ये हमने देखा था 4D और 5D सीरीज के लिए, जहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का ही योगदान होता है। अब हम बात करते हैं 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज के लिए जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो हम केवल स्पिन मोशन से ही निकालते हैं। कि स्पिन मोशन से क्या बनेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसी से ही हमारा निकलता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये क्वेंच हो जाता है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि L इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0, किसके लिए, 3D सीरीज के लिए L इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा कौन सा बन जाता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा निकलेगा, हम इसमें से देखते हैं कि यही चीज़ है, म्यू S प्लस L है, तो S तो आएगा, स्पिन से तो हम ले ही रहे हैं, और L इक्वल टू तो हमने क्या मान लिया 0, तो ये हमारा हो जाएगा S इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट। अब ये जो L इज इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, तो क्या बच गया हमारे पास में 4S प्लस 1। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसके हम कैसे निकालते थे, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 निकालते थे ना, वही चीज़ है, ये चीज़ क्या है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही निकल के आ जाएगा। कैसे, तो S इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। S क्या है आपका, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। S इज इक्वल टू सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। अब सपोज करो कि हमारे पास में यहाँ पर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में, S इज इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1/2, या इसे हम कहते हैं 3/2, और इसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि S इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा N मल्टीप्लाई 1/2। N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3 है, तो ये हम ये लिख सकते हैं n/2, ये भी लिख सकते हैं ना, S इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा n/2। तो इसी चीज़ को ही हम इसमें रखें फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, इधर ही रख लेते हैं हम इसके अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, म्यू S अंडर रूट 4S प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 4S की जगह क्या लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये आएगा। तो ये 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास में क्या हो गया अंडर रूट 2n, इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 और n प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में ये। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो म्यू S इज इक्वल टू क्या हो गया n प्लस 2 अंडर रूट। तो यही चीज़ हम निकालते थे, यही चीज़ हम लेते थे ना, कि जब आपको बताया था कि म्यू S जो हम निकालते हैं स्पिन के लिए, और ये फॉर्मूला ही आप लोगों ने देखा होगा कि अंडर रूट n प्लस 2। n क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इससे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं आयरन प्लस 2। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल में आयरन प्लस 3 ले लिया, चलो ठीक है। आयरन का क्या होता है, आयरन का अगर हम देखें तो आयरन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d6 26 होता है ना आयरन का, तो 18 और 2 20 4s2। ठीक है, ये हो गया आयरन का हमारे पास में। अगर +3 करना है आयरन +3, तो आयरन +3 में क्या हो जाएगा हमारे पास में 3d5 आ जाएगा।
3D5, और 3D5 में अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगी हमारी, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन कितना है 5 प्लस 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 35, ठीक है। तो ये हमारी होती है 35 की जो वैल्यू है, ये हमारे पास में आ जाता है 5.92 और वॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरीके से और हम एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं कोबाल्ट प्लस 2 का, कोबाल्ट प्लस 2, ठीक है। कोबाल्ट प्लस 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट प्लस 2 का हमारा 3D7 हो जाएगा। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में आ जाएगा आर्गन और 3D7। तो 3D7 में अगर हम इलेक्ट्रॉन इसका फिल करें तो 1 2 3 4 एंड ये 5, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो n कितना हो गया यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2, तो ये कितने हो गए अंडर रूट 15, कितना आ जाएगा अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 15 की जो वैल्यू है वो होती है 3.95 BM, बोर मैग्नेट, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। एक हम निकाल लेते हैं Zn प्लस 2 का, चलो Zn प्लस 2 के लिए, तो Zn प्लस 2 के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगा हमारे पास में 3D10 आ जाएगा, क्योंकि 3D10 4s2 होता है Zn का, ठीक है। तो 4s2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, प्लस 2 है तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास में बच गया कितना 3D10। तो 3D10 को अगर हम फिल करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5, और कितने भरने हमें 10 भरने ना, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया 0, n इक्वल टू क्या हुआ 0। तो इसमें अगर हम रखेंगे s इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 0 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही आपको बताया था अभी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए हैं। n इक्वल टू क्या होता था 0, तो ये कैसा हो गया डायामैग्नेटिक हो गया, ये कैसा हो गया डायामैग्नेटिक। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे हो गए हैं, पैरामैग्नेटिक हो गए हैं। और एक एग्जाम्पल ले लो इसी में, इसी तरीके से हम ले सकते हैं Mn प्लस 2 का ले लें, Mn प्लस 2 का, तो Mn प्लस 2 के अंदर क्या हो जाएगा, m प्लस 2 का तो यही हो जाएगा हमारा कि 3D5 ये आ गया ना इसमें, तो 3D5, तो 3D5 का तो वही बन जाएगा आपका, कितना आ जाएगा अंडर रूट 35 हो गया, तो ये हो गया आपका 5.92, ठीक है। इसका तो निकल गया 5.92 और नेगेटिव। और ले लीजिए एक Ni प्लस 2 ले लेते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। इसमें Ni प्लस 2 में हमारे पास में क्या हो जाएगा, होता है इसका क्या 3D8 4s2 होता है ना निकल का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3D8, आर्गन कोर 3D8 हो गया इसका। तो 3D8 में अगर हम फिल करें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 2.84
बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से हम किसी भी आयन के लिए क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट का यूज़ क्या है, जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करा है इसका यूज़ क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने से इसका यूज़ क्या है कि एन से ही हम, एन की वजह से ही हम कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एन की वैल्यू पता है तो हम इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो म्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एन के, कि नंबर ऑफ एन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, देखो यहाँ पर 5 था तो 5.92 आया, यहाँ पर हमारे पास में कितना था, 2 था तो 2.84 आ गया, 3 था तो 3.95 आया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं म्यू के, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें इसके अंदर कि इसका जो यूज़ है, यूज़ देख रहे हैं इसमें अपन, क्या देख रहे हैं इसके अंदर अपन, यूज़ देख रहे हैं इसका। तो यूज़ में हमने 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया है वो है हमारा NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों में ही निकिल जो है वो हमारे पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकिल दोनों ही इसमें क्या हो रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन इसका जो म्यू है वो कितना होता है, 0 है, और इसका जो म्यू है वो कितना आ रहा है हमारा, 2.84 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में n = 0 है और यहाँ पर हमारे पास में n = क्या है, 2 है, n = क्या हो गया, 2, जबकि इसमें भी निकिल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकिल किस में है, +2 में है, यहाँ पर भी निकिल किस में है, +2 में है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इसमें क्या चेंज है, लिगेंड चेंज है। यहाँ पर क्या है, साइनाइड लिगेंड है, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड लिगेंड है। तो जो N है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लिगेंड पर डिपेंड कर रहा है। तो साइनाइड लिगेंड जो है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और क्लोराइड लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइनाइड लिगेंड से हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है, और क्लोराइड लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बना वो कौन सा बन गया है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इसे हम बता सकते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें कौन सा हो जाएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सारी चीज़ें अभी के लिए आप इतना ही सुन लीजिए, जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराएंगे तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बन रहे हैं। अभी तो बस आप ये कर लीजिए कि इसका यूज़ क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट से हम n पता चलता है और n से हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन मालूम चलता है। ठीक है, अब इसी में ही हम ठीक है एक आपको बता रहे हैं टेबल, आप देखिए कि इस टेबल में हमने क्या लिखा है, आयन लिखे हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं और इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमने कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व। ठीक है, कैलकुलेटेड तो हम किससे निकालेंगे, √n+2 से निकालेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम जो अभी हमने निकाली थी उसी से ही निकाल रहे हैं। तो उससे जब हम निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहे हैं तो हमारे पास में 1.73 आ रहे हैं, 2 आ रहा है तो 2.84 आ रहा था, 3 है तो 3.87 है, 4 है तो 4.90 है, 5 है तो 5.92 है। ठीक है, इसी तरीके से वापस 4 3 2 1 होगा तो यही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमने क्या बता रखे हैं, ये आयन बता रखे हैं, जैसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, D0 से D10 तक आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 से लेकर 5 तक तो इंक्रीज होंगे क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो नियम के अनुसार, और उसके बाद में क्या होगा, वो पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इससे हमने
हमने अब कैलकुलेट कर लिया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने कैलकुलेट करना सिखाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो इनका क्या हो रहा है कि चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम देख रहे हैं जब तक 5 तक हम जा रहे हैं, ठीक है, कि 5 तक अप टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो लगभग क्या नियरली सेम ही आ रहे हैं। 5.92 है तो 5.96 है, 80 है, 90 है, 80 है, 87 है तो 86 है, ठीक है ना, 73 है तो 75 है। तो लगभग क्या हो रहा है, नियरली ये चीज़ हमारे पास में सेम आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लेटर एलिमेंट जो हैं उनके अंदर सीरीज़ के जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसी अकॉर्डिंग 4, 3, 2, 1 आ रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनमें क्या हो रहा है, डिफरेंस आता जा रहा है। यहाँ 4.90 था तो यहाँ 5.3 से 5.5 तक, ये जैसे भी हम लिगेंड ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती हैं। यहाँ 3.87 है तो यहाँ 4.4 5.2 तक आ जाता है। ये 2.84 से 2.9 से लेके 3.4 तक चेंज हो रही है। सारी वैल्यू क्या हो रही है, 1.73 है तो यहाँ पर 1.8 से लेके 2.2 तक आ रहा है। तो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम इस टेबल को देखते हैं कि इस टेबल को देखकर हम क्या इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि स्कैंडियम +3 और जिंक +2 जो है आयन, ये क्या शो कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 होता है। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करें, डायमैग्नेटिक, क्योंकि 0 इनमें ही आ रहा है। ऑल अदर आयंस जो हैं इसके, वो क्या शो कर रहे हैं, सारे आयंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है जिनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये क्या कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर हम देखें स्कैंडियम +3 से लेकर और Mn+2 तक, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और इनके जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, नियरली सेम आ रही है। ये चीज़ हमने बताया था। बट इन लेटर ये जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हम बता रहे हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ रही है, डिफर आती है। क्यों आती है, क्योंकि बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते थे कि 0 हो जाता है, स्पिन ओनली फॉर्मूले से हम देते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाती है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आएगा। अगर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम, ये वाली जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो केवल हम स्पिन से निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू निकली हैं, ये वैल्यू हमारे पास में किससे निकली है, ये वैल्यू हमारे पास में ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास में जब देखा गया तो इसमें मालूम चला कि लेटर एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है, और इसी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कंट्रीब्यूट होने के कारण ही इनकी वैल्यूज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में 4s s+1 भी लिख सकते हो आप, और √n+2 किसी से भी निकालो तो वो चीज़ सेम ही रहती है, कहीं भी किसी भी तरीके से इसमें लिखा जा सकता है। और कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ ही गया है। और इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो वैल्यू जो है वो आप देखो 1 है तो 1.73 था, ठीक है, तो 1 ही था। 73 पॉइंट्स के बाद की डिजिट आपकी जो पॉइंट से पहले है वो वही रहेगी जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 है तो 1.73 था, 2 है तो 2.84 है, 3 है तो 3.87 है, 3 है ना तो 3 आया, 4 है तो 4 ही आया 4.90, 5 है तो 5 ही आया 5.92। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इतना टाइम ना हो कि अंडर रूट की वैल्यू आप निकालो कि √35 आ गया या √ आपका 8 आ गया या √15 आ गया। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा ट्रिक है कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपके पास में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है
उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि वही रहेगा, पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है वो आपके पास में वही रहती है। 5 है तो 5.592। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ इसके देखते हैं कि क्वेश्चंस करा देंगे आपको इसके ऊपर। जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और नहीं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।